खाने की सबसे महंगी मशीन अचानक रुक गई थी। मालिक सर पकड़ कर रो रहे थे। तभी एक पुराने मैकेनिक ने 12 साल की बेटी आगे आई और बोली, काका मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। क्या यह बच्ची कारखाना नीलाम होने से बचा पाएगी? आगे देखते हैं। जुड़े रहिए इस भावुक और प्रेरणादायक कहानी में। बनारस के पुराने शहर की तंग गलियों में संस्कृति वस्त्र उद्योग नाम एक बहुत पुराना कारखाना था। यहाँ की बनी बनारसी साड़ियाँ देश विदेश में मशहूर थी। यह कारखाना सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि वहाँ काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों के लिए उनका मंदिर था। दोपहर का समय था लेकिन कारखाने के अंदर का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। आज का दिन इस कारखाने के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। अगले महीने लंदन में एक बहुत बड़ी फैशन प्रदर्शनी होने वाली थी और वहां भेजने के लिए साड़ियों की एक खास खेप तैयार की जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑर्डर को समय पर पूरा करने की शर्त पर ही कारखाने का पिछला भारी कर्ज माफ होने वाला था। अगर आज शाम तक माल तैयार होकर ट्रक में नहीं चढ़ा तो कारखाना नीलाम हो सकता था। किसी इसी काम के लिए कारखाने के मालिक सेठ दीनानाथ जी ने जर्मनी से एक अत्याधुनिक करोड़ों रुपए की ऑटोमेटिक मशीन वीविंग मशीन मंगवाई थी। यह मशीन एक घंटे में इतना काम करती थी जितना 10 मजदूर मिलकर पूरे दिन में करते थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ठीक दोपहर के 12 बजे जब काम पूरे जोरों शोर से चल रहा था, अचानक उसी विशाल मशीन में एक अजीब सी घर घर की आवाज आई और सब कुछ थम गया। लाल बत्तियां जलने लगी और सायरन बज उठा। सेठ दीनानाथ जी अपने वातानुकूलित केबिन से दौड़ते हुए बाहर आए। उनका चेहरा पसीने से तरबतर था। क्या हुआ? मशीन क्यों रुक गई? काम क्यों बंद है? और गुस्से और घबराहट में चिल्लाए। वहां मौजूद नए जमाने के युवा इंजीनियर जो खुद को तकनीकी विशेषज्ञ मानते थे, लैपटॉप में लेकर मशीन के चारों तरफ भाग रहे थे। इन्होंने मशीन के सेंसर चेक किए, सॉफ्टवेयर रिबूट किया, तार हिलाकर देखे, लेकिन मशीन टच से मस न हुई। स्क्रीन पर कोई एरर भी नहीं आ रहा था, बस मशीन जाम हो चुकी थी। भीड़ के पीछे एक पुराने खंबे के पास 55 साल के बुजुर्ग मैकेनिक रामदीन खड़े थे। रामदीन पिछले 30 सालों से इस कारखाने की पुरानी मशीनों की देखभाल कर रहे थे। उनके हाथ ग्रीस से काले थे और कपड़े पुराने, लेकिन आंखों में तजुर्बे की चमक थी। उनके साथ उनकी 12 साल की बेटी गौरी भी थी। गौरी स्कूल से आने के बाद अक्सर अपने पिता के लिए टिफिन लेकर कारखाने आ जाया करती थी। उसे मशीनों के चलने की लय और आवाज सुनने का बहुत शौक था। रामदीन ने संकोच करते हुए आगे बढ़कर कहा, मालिक अगर आप इजाजत दे तो मैं एक बार इसे देख लूं, शायद कोई पुर्जा फंस गया हो। वहां खड़े मुख्य इंजीनियर मिस्टर चोपड़ा ने हिकारत भरी नजरों से रामदीन को देखा। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, अरे रामदीन काका, आप अपनी हथौड़ी और रिंच लेकर उधर पुरानी खटारा मशीनों पर जाइए। यह जर्मनी की मशीन है, कंप्यूटर से चलती है, आपके तेल पानी वाले तजुर्बे से नहीं। हम इसमें हाथ मत लगाइए वरना वारंटी खत्म हो जाएगी। रामदीन का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पीछे हट गए। गौरी को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उसने देखा कि उसके पिता जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इस कारखाने को दी, आज उन्हें ही नकारा समझा जा रहा है। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि अनुभव का सम्मान होना चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। समय बीतता जा रहा था। दोपहर के 2 बज चुके थे। शाम 6 बजे ट्रक निकलना था। सेठ दीनानाथ जी अब रोने की हालत में थे। उन्होंने जर्मनी की कंपनी को वीडियो कॉल किया, लेकिन वहां से जवाब आया कि उनका सर्वर डाउन है और इंजीनियर कल सुबह तक ही ऑनलाइन मदद कर पाएंगे। कल सुबह तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। सेठ जी ने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं फर्श पर बैठ गए। कारखाने में सन्नाटा पसर गया। सैकड़ों मजदूरों के चेहरों पर अपनी नौकरी जाने का डर साफ दिखाई दे रहा था। मिस्टर चोपड़ा और उनकी टीम पसीने से नहा चुकी थी, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना किसी एरर कोड की मशीन रुकी क्यों है। तभी उस भारी सन्नाटे को चीरती हुई एक मासूम की आवाज आई, काका, सेठ काका। सबने मुड़कर देखा। वह रामदीन की बेटी गौरी थी। रामदीन ने घबराकर गौरी का हाथ खींचा। चुप रह बिटिया, बड़े लोग बात कर रहे हैं। लेकिन गौरी की हिम्मत नहीं हारी। वह सेठ जी के पास गई और बोली, काका मैं मशीन देखूं? मुझे लगता है मुझे पता है कि इसे क्या हुआ है। मिस्टर चोपड़ा को गुस्सा आ गया। यह क्या तमाशा है? पहले बाप और अब बेटी। यह तो खिलौना नहीं है, करोड़ों की मशीन है। चलो हटो यहाँ से। सेठ दीनानाथ जी ने हताशा में हाथ उठाया। रुकिए चोपड़ा जी, अब जब आपके कंप्यूटर और डिग्री धारी दिमाग हार चुके हैं तो इस बच्ची की बात सुनने में क्या हर्ज है? वैसे ही भी हम डूब तो रहे हैं। उन्होंने गौरी की ओर देखा और पूरी आवाज बता देते, तुम क्या जानती हो इस मशीन के बारे में? यह तो आज ही आई है। गौरी ने आत्मविश्वास से मशीन की ओर इशारा किया। काका, जब ये मशीन चल रही थी तो मैं पापा के पास बैठकर खाना खा रही थी। यह मशीन धुक धुक सर सर की आवाज कर रही थी, लेकिन रुकने से ठीक पहले इसमें से एक बहुत ही हल्की चिक चिक की आवाज आई है, जैसे कोई धागा गलत दांते में फंस गया हो। आपके कंप्यूटर को शायद वो नहीं दिखा क्योंकि वो लोहे की आवाज थी, बिजली की नहीं। गौरी की बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। एक 12 साल की बच्ची मशीन की आवाज की बात कर रही थी। रामदीन की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थी। मिस्टर चोपड़ा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, अब हम मशीनों का इलाज कानों से करेंगे? ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन सेठ जी को डूबते हुए को तिनके का सहारा दिखा। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हें जो करना है करो, बस इसे चालू कर दो। गौरी ने अपना स्कूल बैग अपने पिता को पकड़ाया। वह उस विशाल का मशीन के पिछले हिस्से की तरफ गई जहां गियर्स और बेल्ट्स का जाल बिछा हुआ था। वह मशीन के अंदर की तरफ झुकी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने पिता से सीखा था कि मशीन को देखने से ज्यादा उसे महसूस करना जरूरी होता है। उसने अपने छोटे छोटे हाथ गियर्स के बीच डाले। इंजीनियर चिल्लाया, अरे संभल कर, हाथ कट जाएगा अगर मशीन चालू हो गई तो। गौरी को कोई जवाब नहीं दिया। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान उस जगह पर था जहां से उसे वो आवाज सुनाई दी थी। उसने देखा कि मशीन के मुख्य रोटर के पास एक बहुत ही बारीक रेशम का धागा ग्रीस के साथ मिलकर सख्त हो गया था और उसने एक छोटे से सेंसर के लीवर को जाम कर रख दिया था। यह लीवर इतना छोटा था कि किसी भी बड़े इंजीनियर की नजर उस पर नहीं गई और सेंसर जाम होने की वजह से कंप्यूटर को लग रहा था कि मशीन ठीक है, लेकिन मोटर घूम नहीं पा रही थी। गौरी ने अपनी जेब से अपने बालों से लगाने वाली एक लंबी सी हेयर पिन निकाली। उसने बड़े ही धैर्य के साथ उस पिन को गियर के बीच डाला और धीरे धीरे उस जमे हुए धागे और ग्रीस को
अच्छे के गुच्छे को कुरेदना शुरू किया। पूरा कारखाना सांस रोके उस नन्ही बच्ची को देख रहा था। रामदीन मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। 10 मिनट 15 मिनट समय रेंग रहा था। पसीने की बूंद गौरी के माथे से टपक कर उसकी आंखों में जा रही थी, लेकिन उसने पलक नहीं झपकाई। अचानक एक हल्की सी कट की आवाज आई। गौरी ने वह फंसा हुआ गुच्छा बाहर खींच निकाला था। उसने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, पापा लीवर फ्री हो गया है। फिर उसने सेठ जी से कहा, काका अब बटन दबाइए। मिस्टर चोपड़ा अभी भी अश्वास में खड़े थे। उन्होंने बेमन से स्टार्ट बटन दबाया। पहले 1 सेकंड के लिए सन्नाटा रहा और फिर घर मशीन की मोटर जागी और अपनी पूरी रफ्तार के साथ चलने लगी। वह जानी पहचानी लयबद्ध आवाज फिर से गूंज उठी। कारखाने में मौजूद मजदूरों ने खुशी से तालियां बजानी शुरू कर दी। सेठ दीनानाथ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह दौड़ कर आया और गौरी को अपनी गोद में उठा लिया। तूने बचा लिया बेटी, तूने आज मेरी लाज रख ली। गौरी ने मासूमियत से कहा, मैंने तो बस वही किया जो पापा ने सिखाया है। पापा कहते हैं कि मशीन सिर्फ लोहे की नहीं होती, उसका भी दिल होता है। उसकी धड़कन सुनोगे तो बीमारी अपने आप पता चल जाएगी। यह सुनकर सबका ध्यान रामदीन की तरफ गया, जो खंबे में आड़े में खड़े होकर अपनी आंखों के कोने पहुंच रहे थे। मिस्टर चोपड़ा का शर्म से झुक पड़ गया था। जो खराबी उनकी लाखों की पढ़ाई और कंप्यूटर नहीं पकड़ पाए, उसे एक अनपढ़ मैकेनिक ने परवरिश और तजुर्बे ने कर लिया था। सेठ जी ने रामदीन को पास बुलाया और सबके सामने गले लगाया। रामदीन, मुझे माफ कर दो, मैं विदेशी चमक दमक के अपने घर के हीरे की कदर करना भूल गया था। आज अगर तुम्हारी बेटी न होती तो यह कारखाना इतिहास बन जाता। सेठ जी ने उसी वक्त घोषणा की, आज से इस कारखाने के हेड ऑफ मेंटेनेंस मिस्टर चोपड़ा नहीं बल्कि रामदीन जी होंगे, और गौरी के आगे की पूरी पढ़ाई का खर्चा, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहे या डॉक्टर, यह कारखाना उठाएगा। उस दिन कारखाने में सिर्फ मशीनें नहीं चल रही थी, बल्कि इंसानियत और तजुर्बे का सम्मान भी लौट आया था। शाम तक सारा काम पूरा हो गया और साड़ियों की खेप समय पर रवाना हो गई। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आज की पीढ़ी का अब अपने बड़ों के अनुभव से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है? अगर हाँ, तो कमेंट में जय हिंद या अपने माता पिता के लिए एक प्यारा सा संदेश जरूर लिखें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही समय है, सही समय है, बटन दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को उनके हुलिये उम्र या पद से नहीं आंकना चाहिए। बड़ी बड़ी डिग्रियां आपको तकनीकी ज्ञान दे सकती है, लेकिन समस्याओं का सुलझाने की असली समझ अक्सर जमीनी अनुभव और संस्कारों से आती है। गौरी ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी बड़े कॉलेज की मोहताज नहीं, वह लगन और सही परवरिश से भी निखरती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पुराने कारीगर और बुजुर्ग बेकार नहीं है, उनकी समझ आज की आधुनिक तकनीक की नींव है। उनका सम्मान करें, उनकी कदर करें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह खूबसूरत संदेश हर घर तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली बार एक और नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अपनों का भी धन्यवाद।